चलो भैया इस समर वेकेशन में जयपुर और उदयपुर घूमने जाते हैं। हाँ चलेंगे, लेकिन कैसे चलेंगे? भैया जब पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ना, तो मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ा था और उसमें फिर मेरे को एक एडवर्टीजमेंट दिखा था, जिसमें मैंने देखा कि राजस्थान टूरिज्म के लिए एडवर्टीजमेंट है। तो भैया मैं कह रहा था कि आप फ़ोन पर उनसे बात कर लेते टूर के लिए। अरे पागल, फोन नहीं करते हैं बल्कि इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। बट भैया मुझे तो नहीं आता है इंक्वायरी लेटर, मैं कैसे लिखूंगा? तो सीख लेना। कौन सिखाएगा भैया? और कौन? एडोस्टेपलेंसर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर क्या होता है? इंक्वायरी लेटर होता है जिसमें इंक्वायरी की जाती है, इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, उसी को इंक्वायरी लेटर कहा जाता है। अब बात आती है कि इंक्वायरी लेटर यूज़ किस में होता है। तो इसमें बहुत सारा यूज़ होता है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर सबसे पहले यूज़ होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर में। प्लेसिंग एन ऑर्डर में कैसे? ऑर्डर प्लेस करने के लिए इंक्वायरी लेटर यूज़ होता है। अब ये कैसे? तो पहले आप मुझे बताइए कि जब आप दुकान पर जाते हैं, तो दुकान पर जाने के बाद आप या कोई नया प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो नया प्रोडक्ट आप जब कोई न्यू चीज़ खरीदने वाले, आइटम खरीदने वाले हैं, तो उसका पहले आप क्या करेंगे? आप उससे इंक्वायरी करेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये कौन सा ब्रांड है, और आपने ये भी पूछेंगे कि प्राइस क्या है, क्या इसमें डिस्काउंट मिलेगा, कोई ऑफर मिलेगा। तो आप ये सब जरूर पूछेंगे। तो ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हो? ये आप इंक्वायरी कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की इंक्वायरी कर रहे हो, कि वो आइटम की इंक्वायरी कर रहे हो। वो भी किस वे में? इनफॉर्मल वे में उसके सामने से इंक्वायरी कर रहे हो। अब हमें करनी है फॉर्मल वे में, लेटर के थ्रू, क्योंकि आपने प्लेसिंग ऑर्डर किया है लेटर के थ्रू, तो आपको लेटर के थ्रू ही तो इंक्वायरी करनी होगी। तो उसमें भी हमारे इंक्वायरी लेटर यूज़ होता है। फिर आपको कोई प्लॉट खरीदना है, तो प्लॉट खरीदने के लिए आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी कहीं पे न्यूज़पेपर में, तो आपको वो एडवर्टीजमेंट देखा, तो उसके लिए आप इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी करने के लिए आप क्या कहेंगे? इंक्वायरी लेटर लेंगे। फिर उसके बाद कोई होटल में आपने देखा कि होटल में कहीं जगह है, कोई रूम है, वो चाहिए आपको, वो अपार्टमेंट चाहिए आपको, वो प्लॉट चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे? आप इंक्वायरी लिखेंगे, उससे पूछेंगे कि इसमें क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, क्या इंक्वायरी करनी चाहिए, वो सब इंक्वायरी आप करेंगे इंक्वायरी लेटर में। फिर उसके बाद अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं, जैसे कि इंट्रो में आपने देखा कि दोनों भाई घूमना चाहते थे जयपुर और उदयपुर, तो उसके घूमने के लिए भी आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो इंक्वायरी करने के लिए आपको इंक्वायरी लेटर लिखना पड़ेगा। वैसे ही आपको कोई कोर्स करना है, जैसे कि आपको कोई सा भी कोर्स करना है, इंग्लिश कोर्स करना है, डांस कोर्स करना है, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो आप ही तो कोर्स करेंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा वही तो आप कोर्स करेंगे। तो वो कोर्स जब आप शुरू करेंगे, तो उसके लिए आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो इंक्वायरी करने के लिए आप क्या करेंगे? इंक्वायरी लेटर ही लिखेंगे ना। बिल्कुल, इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। तो हमें पता तो चल गया कि इंक्वायरी लेटर कितने सारे यूज़ होता है। हर चीज़ में इंक्वायरी अगर हमें चाहिए तो इंक्वायरी लेटर का यूज़ किया जाता है। तो हमें तो इतना पता चल गया कि एग्जाम में ही नहीं, बल्कि इंक्वायरी लेटर हमारे लाइफ टू लाइफ, डे टू लाइफ में भी यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि इसको लिखा कैसे जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? क्या इसका स्ट्रक्चर बाकी फॉर्मल लेटर से अलग होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मल लेटर बिल्कुल, ये जो फॉर्मल लेटर, ये भी एक फॉर्मल लेटर ही है। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है जैसे तमाम जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, बिल्कुल उसी की तरह सेम टू सेम होते हैं। कोई इसमें चेंज नहीं होता है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता, बिल्कुल सेम होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उसमें लिखा कुछ और जाता है बस, क्योंकि इंक्वायरी, इसमें इंक्वायरी की जाती है और जो लेटर होते हैं वो अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंक्वायरी लेटर के स्ट्रक्चर। तो पहला, हर फॉर्मल लेटर में क्या होता है? पहले होता है सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस कौन होता है? जो सेंड कर रहा है एड्रेस, जो सेंड कर रहा है ये लेटर को। तो सेंडर एड्रेस कैसे हुआ? जैसे कि मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? सेंडर हूँ, मैं सेंडर हूँ। अब मेरा एड्रेस क्या है? सेंडर एड्रेस है। उसके बाद डेट लिखना है, जिस डेट को आप लिखना है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है। फिर डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। अब रिसीवर एड्रेस आपको क्या लिखना है? अब रिसीवर एड्रेस कौन है? तो रिसीवर एड्रेस वो है जिसको मैं ये लेटर भेज रहा हूँ, जिसको ये लेटर मिलेगा, जिसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ, उसी को ये लेटर मिलेगा, तो वो रिसीवर है। अब उसके एड्रेस को रिसीवर एड्रेस कहा जाएगा, तो उसी के एड्रेस हमको इसमें डालना है। और एक और बात कि डेट में आप ये ना, जिस तरह से आप लिखते हैं, जैसे कि 10 अप्रैल है तो 10/04
2022 लिख दिया, तो इस तरह से नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना है 10 अप्रैल 2022, आपको इस तरह से लिखना है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अप्रैल 10 2022, बिल्कुल ये दोनों सही है। लेकिन जो आप दूसरा वे यूज़ करेंगे वो आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके मार्क्स आपको कट जाएंगे। इसलिए आपको जो मैंने बताया है इन दो में से ही कोई यूज़ कर सकते हो आप। आपकी डेट, जो भी डेट डाल सकते हो, आपको उसमें कोई इशू नहीं है, कोई सा भी डेट डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट क्या है? अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या बताता है? सब्जेक्ट बताता है कि क्या, किस लिए है ये लेटर, लेटर क्यों है, ये लेटर क्यों है, किस लिए, किस, अब पता चल गया कि इंक्वायरी के लिए, ठीक है, इंक्वायरी आपने पता कर दिया। अब इंक्वायरी के लिए किस लिए, किस इंक्वायरी के लिए, प्लेस एंड ऑर्डर के लिए है, या प्लॉट खरीदना है, कहीं हमें पता चला कि प्लॉट खरीदना है, या कोई कोर्स में हमें रजिस्टर होना है, कोर्स में लेना है, या हमें कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए भी इंक्वायरी करेंगे। तो इसके लिए हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वही हम इसमें लिख देंगे। और फिर उसके बाद हमें सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में क्या होगा? डियर सर या मैडम, बिल्कुल वही। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा अपना बॉडी। तो बॉडी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना दिमाग लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको मार्क्स इसको फुल टू फुल मिलेंगे। जो मैं आपको कॉमन लाइंस बता रहा हूँ वो आपको बस यूज़ करना है। क्या कॉमन लाइन है? ये है, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन डैश। अब डैश मैंने क्या लिखा है, तो इस डैश में क्या आएगा? तो देखिए, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, मतलब ये आपके एडवर्टीजमेंट से। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो भी इंक्वायरी हो जाती है ना, इंक्वायरी की जाती है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही देखी जाती है। पहले आपने उसका एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तब ये तो आपको पता चला कि ये ऐसी भी चीज़ है, कोई कोर्स है या कोई ऐसी भी जगह है, आपको वहाँ घूमने जाना है, तो उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट तो देखा होगा। कि आपको कैसे पता होगा कि यहीं पे वो चीज़ें होती है? अगर कहीं आप घूमना चाहते हैं तो कौन घुमा रहा है? वो टूरिज्म के लिए एक होगा कोई, तो उसके लिए आपने कहाँ देखा होगा? आपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही देखा होगा। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपने जब देखा तो आपको उसको बताना होगा कि आपने कैसे देखा, वो उसको पता नहीं चाहिए ना कि आपने कैसे देखा। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, कि आपके एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से इन, अब किस में, कौन से एडवर्टीजमेंट में? किसी न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर का क्या नाम हो सकता है? टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या हिंदुस्तान टाइम्स, आप जो भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि न्यूज़पेपर देना है तो आपको न्यूज़पेपर देना होगा, उसमें नाम नहीं होगा तो आप अपने मन से लगा सकते हैं। अगर उसमें न्यूज़पेपर का नाम लिखा होगा तो आपको वही न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अगर नहीं होगा तो आपकी मर्जी, जो भी आप जानते हो उसका लिख सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हो या हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हो। अब जो भी न्यूज़पेपर हो आप उसका नाम लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिखना है ऑन डैश। अब इसमें क्या है? डैश में ऑन कौन सी तारीख को आपने पढ़ी थी एडवर्टीजमेंट, तो आपने ये एडवर्टीजमेंट जो आज की जो लेटर लिखा ना, आज का लेटर, तो आज के लेटर का डेट से पहले आपने लिखा। जैसे कि मैंने 10 अप्रैल बोला है ना, तो 10 अप्रैल से पहले 5 अप्रैल को आपने ये पढ़ा था। क्या एडवर्टीजमेंट आपने देखा था 5 अप्रैल को। फिर रिगार्डिंग, किस लिए? रिगार्डिंग टू, अगर टॉपिक, अब टॉपिक क्या है? आपने योगा क्लासेस के लिए किया तो योगा क्लासेस। अब आपको घूमने जाना है तो आपको घूमने जाना है तो विजिट जहाँ भी जाना है आपको। और फिर कोई चीज़ खरीदनी है या प्लेस एंड ऑर्डर करनी है तो आपको क्या करना है? रिगार्डिंग के बाद टॉपिक में आपको उसका टॉपिक लिख देना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इंक्वायरी किस लिए है, तो वही चीज़ कोर्स के लिए है या कुछ भी, तो आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है। फिर उसके बाद आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करेंटली परसुइंग डैश। अब इसका मतलब क्या है? कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? तो आपको बताना है कि आप क्लास 10th कर रहे हो तो क्लास 10th, या 12th क्लास कर रहे हो क्लास 12th लिखना है, या आप बीए फाइनल कर रहे हो तो बीए फाइनल, या बीकॉम फाइनल कर रहे हो तो बीकॉम फाइनल। आप जो भी कर रहे हो तो यहाँ लिख सकते हो। फिर उसके बाद आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया? अगर क्वेश्चन में दिया है कि योगा क्लासेस के लिए, तो आपको क्या लिखना है? आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योगा। अगर आपको विजिट करने के लिए लिखना है तो आपको लिखना है कि मुझे जयपुर और उदयपुर में बहुत ही इंटरेस्ट है, मुझे घूमने का बहुत इंटरेस्ट है, मैं घूमता हूँ। और अगर आपको प्लेस एंड ऑर्डर चाहिए तो आपको क्यों चाहिए? आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन बिकॉज योर प्रोडक्ट इज टू गुड। आप ये भी लिख सकते हो। और आपको कोई कोर्स चाहिए तो कोर्स क्यों चाहिए? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, मैं उस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ इसलिए। तो आप ये भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद कॉमन लाने, लेकिन ये याद रखना जो मैंने बताया, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डैश, मतलब जो भी आपको इंटरेस्टेड है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी चीज़ें होंगी, अब उसके बाद भी कुछ चीज़ें आएंगी, वो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज इतने में तो आपको पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊँगा जब क्वेश्चन का हम
करेंगे रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल रहूँगा आपका अगर आप मुझे प्रोवाइड कर दे ये इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन? जो मैंने ये डॉट डॉट में लाइन वाइज मैंने सीक्वेंस में लिखा है, फ्री, स्ट्रक्चर, फैकल्टी, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है? ये सब चीज़ें मैंने ऐसे ही लिख दी है। मतलब मैंने ऐसे ही बताने के लिए आपको लिख दिया कि इसी तरह से लिखना है। अगर कोर्स के लिए होगा तो कोर्स के लिए क्या होगा, फी स्ट्रक्चर की फ़ी क्या होगा, और ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है, कब तक होगा, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट के लिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप फैसिलिटीज़ पूछेंगे कि उसकी फैसिलिटीज़ क्या है, क्या आपको सब कुछ चीज़ें जो फैसिलिटीज़ के मुताबिक मिलती है वो सब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या ज़्यादा पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, फिर क्या आपको जिस जगह पर रहोगे वो जगह सही है कि नहीं है, कहाँ पर रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, तो वो सब चीज़ें आप बताएंगे। तो उसी चीज़ों को यहाँ लिखना है। अब आपको कोई चीज़ें चाहिए, अब आपको कोई प्लॉट चाहिए तो प्लॉट पूछेंगे तो उसके सामने क्या है, वो कितनी है, स्क्वायर कितनी है, वो क्या है, कितना बड़ा है, कितना गज है, कि क्या है, उसके बारे में आपको इंक्वायरी करेंगे। तो वही चीज़ें आपको लिखनी है और वही चीज़ें मैंने ये डॉट डॉट में लिखी है। वही चीज़ आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है कि ये चीज़ें मुझे बता दो। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई। अब ये कहाँ से पता चलेगा? ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। मैंने ये आपको समझाने के लिए मैंने ये ऐसे ही मैंने लिख दी है। तो आपको ये नहीं है कि यही सब चीज़ें लिखनी है, नहीं, मैंने आपको ये समझाने के लिए जो पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने इसलिए लिखा है। फिर काइंडली सेंड मी द लेटेस्ट ब्रोशर prospectus so that I may enroll and get registered at earliest. Looking forward to hearing from you soon. अब इसमें क्या है, काइंडली मैं काइंडली तौर से कहता हूँ कि आप सेंड कर दें मुझे सेंड कर दें लेटेस्ट ब्रोशर। अब ये ब्रोशर और प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो ब्रोशर प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें पूरी डिटेल होती है उस चीज़ की। जैसे कि कोर्स के लिए तो कोर्स का पूरा डिटेल होगा, या कहीं घूमने जा रहे हो तो उसका पूरा डिटेल होगा, और जो भी चीज़ें प्लॉट है तो उसके लिए भी कोई डिटेल होगा। तो उसका जो ब्रोशर बनाया जाता है उसी को एक बुक की तरह होती है, उसमें ही सब कुछ डिटेल होता है, उसी को ब्रोशर कहा जाता है। तो वही बात करें कि आप मुझे काइंडली, मैं बहुत ही दयालुता से बोलता हूँ कि काइंडली तौर से कि आप मुझे सेंड कर दीजिए लेटेस्ट ब्रोशर सो दैट, ताकि मैं इनरोल कर सकूं एंड गेट रजिस्टर्ड एट अर्लीस्ट, और जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर कर सकूं। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो कितना अच्छा लगा इतना पूरा करने में। फिर आपको क्या करना है? आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? थैंक यू लिख देना है, आपको धन्यवाद देना है। फिर उसके बाद योर्स फेथफुली या सिंस योर्स फेथफुली या ट्रूली। फिर उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद जो भी नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो नाम लिख देना है। अगर नाम नहीं दिया होगा तो लिख देना किसी का भी नाम। अब हमें स्ट्रक्चर तो पता चलेगा कि किस तरह से यूज़ होगा। अब हम समझते हैं कि इसको क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो हमको हैंडल करने सीखना है, हमको स्ट्रक्चर बस देख के नहीं सीखना है, हमको हैंडल करना भी सीखना पड़ेगा ना। तो आइए सीखते हैं हैंडल करना। तो देखिए क्वेश्चन, यू आर रमन रीमा ऑफ 46 रेड रोज अपार्टमेंट्स जयपुर. You came across an advertisement newspaper about Japanese language course. As you have a passion for learning languages, you want a crash course in Japanese languages from Lingua Vista, Whitefield, Jaipur. Write a letter in about 120 words to Lingus Vista inquiring about the duration of the course, detail the batches, faculty, timing, fees and terms and condition for admission. अब आपको ये इसमें क्या क्या चीज़ें बताएगी? इसमें पहली बात इसमें बता दिया गया कि सेंडर कौन है। सेंडर रमन है या रीमा है, यही दो हैं इनमें से एक। अगर आप लड़के हैं तो रमन, अगर लड़की हो तो रीमा। तो इसमें सेंडर तो हमें पता चल गया कि रमन या रीमा है, तो सेंडर का हमें पता चल गया। अब सेंडर एड्रेस हमें क्या पता गया कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है? सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था, जो लेटर लिखता है। तो सेंडर इसमें कौन है? जो लेटर लिख रहा है वो कौन है? वो है रमन या रीमा। तो उसका रमन या रीमा का एड्रेस क्या है? एड्रेस है 46 रेड रोज अपार्टमेंट जयपुर, कि वो 46 रेड रोज अपार्टमेंट में रहती है जयपुर में। वो रहते या रमन 46 रेड रोज अपार्टमेंट जयपुर में रहता है। तो आपको सेंडर एड्रेस में क्या लिखना है? आपको सेंडर एड्रेस में लिखना है 46 रेड रोज अपार्टमेंट्स जयपुर। बस आपका ये सेंडर एड्रेस हो गया, सेंडर एड्रेस कंप्लीट। अब आपको डेट लिखना है, 1 लाइन छोड़ के डेट लिखना है। तो डेट क्या होगा? डेट आप जो भी लिख सकते हो, आज का डेट ही लिख सकते हो, जिस दिन आप लिख रहे हो उसी दिन का लिख दीजिए।
फिर उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर कि किसको मिली गई है, किसके लिए लिख रहा है, ये जो ये रमन है या रीमा है ये किसको लिख रही है लेटर, तो लिख रहा है या लिख रही है, किसको लिख रहा है, तो ये लिख रही है या लिख रहा है, ये लिख रही है। देखो क्या यहाँ पे क्या कहा गया है, ये लिख रही है यू वांट अ क्रैश कोर्स इन जापानीज लैंग्वेज फ्रॉम लिंगुआ फिस्टा व्हाइटफील्ड जयपुर। क्या लिंगुआ फिस्टा व्हाइटफील्ड जयपुर, हमें तो पता चल गया कि रिसीवर किसके पास भेजना है, हमें भेजना है लिंगुआ फिस्टा के पास जो कि व्हाइटफील्ड में है और वो जयपुर में ही है, तो हमें क्या मिला, हमें रिसीवर एड्रेस मिल गया लिंगुआ फिस्ट व्हाइटफील्ड और जयपुर, ये क्या है रिसीवर एड्रेस है। तो हमें क्या पता चला, सेंडर एड्रेस भी मिल गया और डेट तो होती है, जो डेट आप लिख सकते हैं, जिस दिन लिख रहे हैं उसी दिन का लिख दे डेट। फिर उसके बाद और ये भी याद रखिए कि डेट हमेशा क्या लिखना है 12 मार्च, जैसे कि आप 10 मार्च लिख रहे हैं 12 मार्च लिख रहे हैं तो क्या करेंगे आप 10 मार्च 2022 इस तरह से लिखेंगे, ना कि 10th और उसके बाद नंबरिंग के साथ नहीं लिखना है, आपको नंबरिंग के साथ नहीं लिखना है, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो मार्च 12 2022, तो आपको नंबरिंग के साथ नहीं लिखना है। जो मैंने दो चीज़ें बताई इन दोनों में से आप जिस तरह से भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद रिसीवर भी आपको मैंने बता दिया कि रिसीवर एड्रेस इसमें किस तरह से लिखा है, कि आपको कहाँ से लिखा है, तो इसमें मैंने क्या बताया, यू वांट अ क्रैश कोर्स इन जापानीज लैंग्वेज, कि आपको पता चलेगी जब जापानीज कोर्स कराया जा रहा है किससे, लिंगुआ फिस्टा से कराया जा रहा है जो कि व्हाइटफील्ड और जयपुर में है, तो ये पता चल गया हमें, तो रिसीवर एड्रेस हमें ये मिल गया। अब बात आती है कि सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसने तो पहले ही हमें सब्जेक्ट का बता दिया। क्या इसने बताया कि जापानीज कोर्स कि वो पैशन है लर्निंग के लिए, लैंग्वेजेस को लर्निंग के लिए, तो इसने क्या कहा कि जापानीज कोर्स के लिए, तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये किस लिए इंक्वायरी कर रहा है या कर रही है, किस लिए कर रहा है, ये इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्स ऑफ जापानीज लैंग्वेज, ये इंक्वायरी कर रहे हैं जापानीज लैंग्वेज के कोर्स के लिए। बस हमें इतना पता था, बस इतना सा सब्जेक्ट हो गया, अब हमें पता चल गया। अब वो जो लेटर पढ़ेगा उसे खुद पता चल जाएगा कि इंक्वायरी हो रही है किसके बारे में, जापानीज लैंग्वेज के बारे में। फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद हमें लिखना है सैल्यूटेशन डियर सर। फिर उसके बाद हमें जिस तरह से मैंने कॉमन लाइन्स बताए थे वही चीज़ें लिखनी है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन डैश, तो अब डैश नहीं आएगा, बल्कि आपने जो भी जैसे जिस भी न्यूज़पेपर में आपने ये पढ़ा होगा तो आप वो उसका नाम लिखेंगे। आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं क्योंकि इसमें तो आपको नहीं दिया था ना, इसमें आपको दिया है नहीं, आपको कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया, तो आप अपनी मर्जी से अपना नाम लिख सकते हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया। अगर दिया होता तो हमें वही लिखना पड़ता। फिर ये बात आती है कि कब आपने कब पढ़ा था, ये एडवर्टीजमेंट आपने कब देखा था ऑन, तो आपने कब देखा था, ये 10th मार्च को है, तो 10th मार्च को तो आपको क्या लिखना है, आपको 8th मार्च लिखना है या 5 मार्च लिखना है या 2 मार्च लिखना है, या आपको 2nd मार्च लिखना है या 5th मार्च लिखना है, 6th मार्च लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उससे पहले लिखना है, आपको उसके बाद नहीं लिखना है। लेकिन क्योंकि अब हमेशा याद रखना कि इंक्वायरी लेटर जो इंक्वायरी की जाती है वो एडवर्टीजमेंट के बाद नहीं लिखी जाती है, एडवर्टीजमेंट हमेशा पहले देखी जाती है इंक्वायरी करने से पहले, क्योंकि इंक्वायरी करके हम एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देख के हम इंक्वायरी करते हैं, इतना हमें याद रखना। फिर रिगार्डिंग किसके लिए, टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था जापानीज कोर्स के लिए, रिगार्डिंग जापानीज कोर्स, बस इतना सा क्लियर। अब हमें इतना सा क्लियर हो गया, कॉमन लाइन से यूज़ किया, बस डैश की जगह पर हमने टॉपिक लिख दिया और फिर हमने न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया और डेट जो था डेट लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करेंटली परसुइंग। अब आप क्या कर रहे हो, आप लिख सकते हो क्लास 10th कर रहा हूँ, परसुइंग क्लास 10th, या आप लिख सकते हो BA फाइनल या BCom फाइनल, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, या क्लास 4 12th में हो या क्लास 11th में हो, आप ये भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन जापानीज लैंग्वेज, मैं जापानीज लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डैश, तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर में बताया था कि इसके आगे भी कुछ आएगा, इसके आगे भी कुछ चीज़ें आएंगी जो आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स फुल टू फुल आएंगे। तो आपको वो लिखना पड़ेगा और वो आपको क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही आपको बताना पड़ेगा। तो क्या मैं क्वेश्चन से इसका नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, देखिए इसमें क्या कहता कि आपको पैशन है लर्निंग लैंग्वेजेस की, मतलब मैं लैंग्वेजेस लर्न करने की आपको पैशन है। तो पहला तो हमें पहले ही पता चल गया कि तुम्हें पैशन है, तो कौन किसको पैशन है, मुझे पैशन है, आई हैव अ पैशन फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस। अब इतना तो पता चल गया कि मुझे पैशन है। अब मैं खुद भी लिख सकता हूँ आई वॉन्ट टू लर्न जापानीज लैंग्वेज, मैं सीखना चाहता हूँ जापानीज लैंग्वेज, एंड आई हैड लर्नड, और मैं सीख चुका हूँ मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख चुका हूँ, लाइक जैसे कि इंग्लिश,
हिंदी, रशियन, फ्रेंच एंड इंडियन ऑल लैंग्वेजेस। मैं इंडियन के सारे लैंग्वेजेस में जानता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ चुका हूँ, रशियन भी पढ़ चुका हूँ, फ्रेंच भी पढ़ चुका हूँ। अब मुझे क्या पढ़ना है? अब मुझे जापानीज़ पढ़ना है, तो इसलिए मैंने इसका लिखा। फिर नाउ आई डिसाइडेड दैट आई विल लर्न जापानीज़ लैंग्वेज, कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अब जापानीज़ लैंग्वेज ही सीखूंगा। एंड आई हैव अ कीन डिज़ायर टू, और मेरा बहुत ही कीन डिज़ायर है कि मैं भी जापानीज़ लैंग्वेज बोल सकूं और मैं अपना जो ख्वाहिश है, पैशन है, उसको पूरा कर सकूं। आई हैव अ कीन डिज़ायर टू लर्न जापानीज़ लैंग्वेज एंड फुलफिल माई पैशन। मैं अपने पैशन को फुलफिल करना चाहता हूँ। तो क्या मैंने इसमें क्या कहा? मैंने ये भी कह दिया कि मुझे बहुत ही कीन डिज़ायर है कि मैं जापानीज़ लैंग्वेज सीखूं और अपने पैशन को पूरा कर सकूं। तो इसमें क्या मेरे मार्क्स नहीं मिलेंगे? इतने में मेरे मार्क्स मिल जाएंगे? ये मुझे कहाँ से पता चला? मुझे कहीं से सोचने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, ये तो मुझे क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि क्वेश्चन नहीं बताएगा कि मेरे को पैशन है। तो पैशन है, क्यों पैशन है? क्योंकि आप बता सकते हो कि मेरे को पैशन है क्योंकि मुझे ये सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख ली है और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये सीखूंगा और मेरी यही इच्छा है कि मैं यही सीखूं और अपना पैशन पूरा कर सकूं। बस इतने से मैं पूरा नहीं मिलेगा। क्या इसमें आपने जितने लिखे हैं 120 वर्ड्स इसमें पूरे नहीं होंगे? क्या आगे कॉमन जो लाइन से उनको मिला के ये 120 वर्ड्स नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आपके फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। फिर आपको क्या करना है? आपको कुछ आगे सोचने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने कॉमन लाइन्स बताया वही आपको लिखना है। अब आपको लिखना है, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू could provide information about the following। अब इतना चीज़ आपने लिख दिया जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर में जो था, मैंने आपको जो बताया था वही चीज़ आपको लिख देनी है कॉमन लाइन में। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ है जो सीक्वेंस में है। अब वो आपको कैसे, कहाँ से पता चलेगा? वो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा? तो मैंने यहाँ पे खुद ही पढ़ा था। जब आपने खुद ही यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू लिंग्विस्ट फिस्टा इंक्वायरिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, डिटेल द बैचेस और फैकल्टी, टाइमिंग, फीस एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एडमिशन। तो इसमें हमें क्या पता चला? हमें क्या क्या चीज़ें इंक्वायरी करनी है? हमें पहला तो कोर्स का ड्यूरेशन पता करना है, फिर डिटेल करना है किसका? बैचेस का। फिर फैकल्टी कौन होता है? फैकल्टी होते हैं टीचर को कहते हैं फैकल्टी। फिर उसके बाद टाइमिंग क्या होगी? फिर फीस क्या होगी? फिर टर्म्स एंड कंडीशन, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी? एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा एडमिशन का? वो सब चीज़ें। तो इसमें तो सारी चीज़ें बता ही दी हैं। तो सारी चीज़ें बता दी तो आपको क्या करना है? आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। आपको पहले पॉइंट में लिखना है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। फिर उसके बाद लिखना है बैचेस, डिटेल ऑफ द बैचेस जो यहीं पे है, बिल्कुल वही का वही है। बिल्कुल मैं वही सीक्वेंस में लिख दिया है। आपको पॉइंट में लिखना है, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आपको पॉइंट में बिल्कुल लिखना है। आपको बिल्कुल ये पॉइंट में ही लिखना है, आप याद रखना। फिर उसके बाद फैकल्टीज़, तो फैकल्टी, फिर उसके बाद टाइमिंग, फीस, फिर टर्म्स एंड कंडीशन और एलिजिबल क्राइटेरिया। तो ये क्या है? मैं इनका इंक्वायरी करना चाहता हूँ। क्या मैं करना चाहता हूँ? ये क्या है इसमें? काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स सो दैट आई कैन परस्यू द कोर्स अकॉर्डिंगली। तो इसमें मैंने क्या बताया था? आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल, कि मैं ग्रेटफुल रहूँगा इफ़ यू कुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। जो नीचे लिखे गए हैं इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको अभी बताया, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे आप बताओगे। तो मैंने इंक्वायरी किस बात में की? जो मैंने आपको अभी तो बताया, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। ये सब क्या है? जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, यही तो इंक्वायरी है कि इसके बारे में इंक्वायरी चाहता हूँ। तो ये जो पॉइंट में लिखा होगा तो कितना बढ़िया लिखेगा कि ये सब चीज़ आपने बताई है। अगर आप इस तरह से आप इसको पैराग्राफ में इसको कॉमा डाल के लिखेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा आपको इंप्रेसिव नहीं लगेगा और आपको हो भी सकता है कि इस पे मार्क्स भी कट सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको मार्क्स नहीं कटवाना है, बल्कि आपको इस तरह से लिख के आना है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपको फिर इतनी चीज़ें हो गई, फिर साथ लिखना है काइंडली सेंड मी द लेटेस्ट ब्रोशर प्रोस्पेक्टस, कि आप मुझे लेटेस्ट जो होगा ब्रोशर, ये ब्रोशर है वो मुझे भेज दिए। काइंडली सेंड मी द लेटेस्ट ब्रोशर सो दैट आई मे इनरोल एंड गेट रजिस्टर्ड एट अर्लीस्ट। तो मैंने क्या कहा? काइंडली मुझे सेंड कर दीजिए लेटेस्ट ब्रोशर। अब मैंने ब्रोशर क्या बताया था? ब्रोशर वही जिसमें बुक की तरह होता है, जिसमें डिटेल दिया होता है, सो दैट आई मे इनरोल, मैं इनरोल कर सकूँ और रजिस्टर कर सकूँ जल्द से जल्द। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। तब मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो यही जो चीज़ें मैंने बताई थी स्ट्रक्चर में, वही तो चीज़ें मैंने लिखी है। आपको कहीं से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, आपको कहीं से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आपको क्या करना है? आपको थैंकिंग यू लिखना है। फिर उसके बाद योर फेथफुली या सिंसियरली आपको लिखना है, योर फेथफुली या योर ट्रूली।
फिर उसके बाद किसका लिखना है, रमन हो तो रमन लिखो, रीमा है तो रीमा लिखो। बस आपको क्या करना है, बस ये लेटर खत्म। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा हमें पूरा टर्म्स वो इंक्वायरी बता देता कि किस किस चीज़ों की इंक्वायरी करनी है, पूरा बता देता, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें इंक्वायरी बताई जाएगी कि 2-3 बताया होगा, 2-3 इंक्वायरी कही जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स और डिटेल द बैचेस, फैकल्टी बताए थे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई थी। अगर इसमें फैकल्टी तक लिखा होता और अदर रेलिवेंट लिखा होता, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या करते, तो आपको ये नहीं करना है कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स पॉइंट लिख दिया, फिर सेकंड पॉइंट में आपने डिटेल द बैचेस लिख दिया, फिर डॉट, फिर आपने पॉइंट लिखा तीसरा फैकल्टी, और चौथे पॉइंट में आपने लिखा अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। नहीं, इसका मतलब है जो भी और बच गए रेलिवेंट 2 से 3 जो भी रेलिवेंट आपको लगता है कि इसमें आ सकता है, इन्फॉर्मेशन जो आ सकता है वो आपको लिखना है। क्या क्या आ सकती है, अगर कोई कोर्स है तो उसमें क्या होगा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, फीस क्या, उसमें ये तो बताया नहीं था। अगर उसमें बताया तो आप सोचिए दूसरी चीज़ें सोचिए कि और क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप कोर्स ये खुद के लिए चाह रहे हैं, ये कोर्स आप खुद के लिए चाह रहे हैं, घूमना खुद चाह रहे हैं, प्लेस एंड ऑर्डर खुद करना चाह रहे हैं, तो आप खुद करेंगे ना, तो आप सोच में आएगा कि आप क्या क्या आपकी इंक्वायरी करना चाहिए, मुझे क्या क्या चीज़ें इंक्वायरी करनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप कहेंगे कि इंक्वायरी तो इसमें दिया नहीं, मैं क्या करूँ, तो आपको क्या करना है, उसी फॉर्म को आप में आना है, उसी प्लेस पे आना है कि जिस प्लेस पे वो बच्चा है, वो रमन है, रीमा है, वही हो आप वही हो, आप फील करो कि आप वही हो, कि उस कोर्स के लिए आपको इंक्वायरी कर रहे हो, तो आपको क्या पूछना चाहिए उससे। अगर कोर्स कर रहे हैं तो फ़ी के बारे में पूछना चाहिए, ड्यूरेशन क्या, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है कि नहीं, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से दिल्ली से है तो वहाँ राजस्थान तक जाने के लिए मुझे क्या ट्रांसपोर्टेशन सही मिलेगा कि नहीं, और वहाँ पे हॉस्टल मुझे मिलेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें आप पूछोगे ना, तो इंक्वायरी करना आप कहाँ से सीखोगे, आपको खुद ही वो इमेजिन करना है, आप वही हो और वो कोर्स आपको अपने लिए चाहिए, तो आप वो लेटर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे और वो पॉइंट आप समझ जाओगे। तो अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब था और भी जो भी बच गई रेलिवेंट वो भी लिखना है आपको, ये नहीं कि बस इतना ही है, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको लिख के छोड़ देना, नहीं, बल्कि आपको और भी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखते जाना है। बस आपका आज कंप्लीट, सो इंक्वायरी लेटर अब कंप्लीट। इसी तरह से और क्वेश्चन के लिए आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।